हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की मैथ ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। 4.2 अपनी ख़त्म हो चुकी है। 4.3 के हमने जो पहला टॉपिक था वो पढ़ लिया था, जिसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि से एक द्विघातीय समीकरण के मूल निकालना सीख लिया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसी में श्रीधराचार्य सूत्र से मूल ज्ञात करना, जिसे द्विघातीय सूत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विघातीय सूत्र। द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र। तो देखो, द्विघाती सूत्र जो है ना, वो किसी भी कैसी भी अपने पास द्विघातीय समीकरण हो, उसमें हम क्या निकाल सकते हैं? इस सूत्र से उसके मूल निकाल सकते हैं। ठीक है। जो अपन ने इससे पहले दो तरीके पढ़ चुके हैं। पहला तरीका था अपना जो बीच वाले के दो भागों में विभाजित करते थे। दूसरा तरीका कल मैंने आपको बताया था पूर्ण वर्ग विधि से। तीसरा जो तरीका है वो इस सूत्र से हल होगा। तो इस सूत्र से जो पहली और दूसरी विधि से भी नहीं होते थे ना उन भी द्विघातीय समीकरणों को हम हल कर सकते हैं। ठीक है। तो जिनके भी जो मध्य पद हैं उनके विभाजन नहीं हो सकते, तो उनके हम मूल कैसे निकालते हैं? इस विधि द्वारा निकालते हैं, जिसे बोला जाता है द्विघाती सूत्र या फिर श्रीधराचार्य सूत्र भी इसे कहा जाता है। तो देखो, पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में 2a। ये है अपना सूत्र। ये सूत्र याद करना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में 2a। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये a b c क्या है? वो ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं। a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। b जो है वो x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का। और c अपने पास अचर राशि है। ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख लेना है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। x a ये है, b ये है और c ये है। सीधा सही है, कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया है। चलो भाई, कहीं से तो बना ही होगा ये फॉर्मूला। तो ये जो है पूर्ण वर्ग विधि से बना है। किससे बना है? पूर्ण वर्ग विधि से, जो हमने कल पढ़ी थी। अगर हम द्विघातीय समीकरण के मानक रूप को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तब ये अपने पास सूत्र बन के आएगा। देखो, अपने पास मानक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही है अपने पास द्विघातीय समीकरण का मानक रूप। इससे अब हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो कल मैंने आपको पूर्ण वर्ग विधि सिखाई थी। सबसे पहले क्या काम करते हैं? जो भी x स्क्वायर का गुणांक है उसका सब में भाग देते हैं, यानी x को 1 बनाते हैं। तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। तो a में a का समीकरण में भाग देने पर, a का समीकरण में भाग देने पर आई बात समझ में? समीकरण में क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। a का दे दो एक्स स्क्वायर बटे a प्लस बी एक्स बटे a प्लस c बटे a बराबर 0। तो देखो, यहाँ तो ये a से a कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ बचेगा b बटे ax। इसका मैं पश्चानांतरण कर देता हूँ। दूसरा स्टेप क्या है? c का पश्चानांतरण करने पर, तो अचर राशि का पश्चानांतरण कर दो, प्लस से जाएगी माइनस में जाएगी ना। प्लस था, इधर पश्चानांतरण करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तीसरा स्टेप क्या था अपने पास? तीसरा जो था वो था कि x के गुणांक का आधा करके, तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा?
b बटे a बटे 2 होगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b बटे 2a। आधे का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे। जोड़ दो दोनों तरफ, यहाँ जोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस में b बटे में 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब इधर भी जोड़ दो, माइनस c बटे a प्लस, इधर मैं जोड़ रहा हूँ इसका स्क्वायर खोल के, यानी b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। यहाँ तो बन गया एक सूत्र, सूत्र बन गया यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा बनता है जब भी हम b वाले यानी x के गुणांक का आधा करके स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो हमेशा एक सूत्र बनता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। कल बताया ही था। तो देखो a ये है, b ये है, और ये क्या है 2ab। हल करके देखना यही आएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? तो केवल पहली और इस तीसरी संख्या को उठाओ और स्क्वायर लगा दो। अब इसको हल करके देखो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab करेंगे जब ये 2 से वो 2 कट जाएगा तो b अपॉन a x बच जाएगा। आगे बात समझ में? इधर आ जाओ, इधर लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा, लघुत्तम आएगा 4a स्क्वायर। यहाँ जब भाग देंगे तो a तो कट जाएगा, 4a बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 4ac, और इससे भाग देंगे जब बचेगा केवल b स्क्वायर। तो मैं पहले लिखता हूँ b स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस के 4ac। आया समझ में कैसे आया ये? देखो 4ac इसमें भाग पूरा चला जाएगा तो यहाँ तो बचेगा b स्क्वायर प्लस का, इसमें इससे भाग देंगे तो a कट जाएगा, 4a बचेगा। 4a का गुना माइनस c से करेंगे तो 4ac आ जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अब इसको मैं इधर हल करता हूँ, देखो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर दे रखा है b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 4a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग नहीं है, तो हमने हमेशा क्या बताया है, इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ वर्ग हटाते हैं, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट लगा देते हैं। तो देखो यहाँ से मैं वर्ग हटा देता हूँ, x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर हटाया, यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 4a स्क्वायर। इस पूरे पे अंडर रूट है, लेकिन ये 4a स्क्वायर पे से मैं अंडर रूट हटा देता हूँ, 2a बच जाएगा। भाई 4a स्क्वायर पे अंडर रूट है तो इसे मैं 2a लिख सकता हूँ, 2a गुना 2a 4a स्क्वायर ही होता है, तो 4a स्क्वायर 4 का अंडर रूट 2, a स्क्वायर का अंडर रूट 2। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a का अंडर रूट। ठीक है, चाहो तो देखो यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। प्लस माइनस है, अब मुझे x का मान निकालना है, तो इसको मैं इधर पश्चातांतरण कर देता हूँ। देखो x बराबर प्लस है तो माइनस में 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। लघुत्तम लेके इसको जोड़ना ना घटाना है तो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 2a, कितना आया 2a से 2a में एक बार, यहाँ तो बचेगा माइनस b, ये प्लस माइनस को प्लस माइनस उतार लो, 2a से 2a कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac। यही मैंने सूत्र लिखाया था और यही सूत्र बन के आ गया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। वैसे तो ये याद कर लेना है सीधा ही, बाई चांस अगर भूल जाओ तो ये तरीका है इस सूत्र को बनाने का।
इसी के साथ साथ पूर्ण वर्ग विधि की भी दोबारा प्रैक्टिस हो गई है ना। ये है अपने पास मानक रूप द्विघात समीकरण का ax² + bx + c। सबसे पहले a का भाग दिया, c का पश्चातांतरण किया, x के गुणांक का आधा का स्क्वायर दोनों साइड जोड़ दिया, इधर फॉर्मूला बन जाएगा, इधर लघुत्तम लेके हल किया, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, नीचे वाले पे से अंडर रूट हट जाएगा, इसका पश्चातांतरण करेंगे, फिर लघुत्तम लेके इनको हल कर लेंगे। आई बात समझ में? आ गई होगी? ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। पूर्ण वर्ग विधि हम कल सीख चुके हैं, बस आज हमें ये याद करना है कि x बराबर -b + -b² - 4ac/2a। ठीक है ना। a बराबर क्या है? x² का गुणांक, b बराबर x का गुणांक और c बराबर अपने पास अचर राशि जो अपनी है। तो अब इसे हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज़ और है कि ये जो है b² - 4ac, ठीक है, इसे बोलते हैं विविक्तीकरण। क्या बोलते हैं? विविक्तीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसे d से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? d से। ठीक है। तो देखो ये क्या काम का है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ ना, इसको लिख लेना, वीडियो पॉज करके मैं यहाँ मिटा के आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ कि ये जो है d बराबर b² - में 4ac, अगर बराबर होता है ना 0 के, भाई b² - 4ac का मान अगर बराबर हो किसके? 0 के, तो जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? मूल वास्तविक व समान होते हैं। कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये भी याद रख लेना है ना। अगर b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो जो मूल हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे। और अगर d बराबर b² - 4ac छोटा है 0 से, यानी कि माइनस में आए, तो मूल काल्पनिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मूल काल्पनिक लिख लेना, जैसे भी लिखते हैं काल्पनिक। ठीक है। काल्पनिक या लिख सकते हैं नो रियल रूट, यानी कि वास्तविक रूट नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे। ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, अगर d बराबर 0 है, अगर d बड़ा है 0 से और d छोटा है 0 से, तो यहाँ तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक व समान। यहाँ होंगे वास्तविक व अलग अलग, और यहाँ होंगे काल्पनिक। कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। तो ये जो हैं, इससे हम निकालते हैं मूलों की प्रकृति। अगर केवल मूलों की प्रकृति पूछी जाएगी ना कि इस समीकरण में मूलों की प्रकृति बताइए, तो के पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, केवल ये b² - 4ac का मान निकाल लेंगे, इसी से मूलों की प्रकृति पता चल जाएगा। अगर b² 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है, यानी कि धनात्मक है, तो मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। और अगर नकारात्मक है, नेगेटिव है, माइनस में है, तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे। उसके हमें आगे फिर सॉल्व नहीं करना। जैसे कल हमने वो उदाहरण किया था ना, जो माइनस में आ रहा था, तो वहाँ मूल कैसे थे? काल्पनिक थे। ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर है ना, इसके पीछे का अगर कारण जानना चाहो तो इसके पीछे का कारण ये है कि b² - 4ac जो है वो किस में है? अंडर रूट में है। किस में है? अंडर रूट में। और अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं आएंगी, इसका मान जैसे मान लो आ गया -40, तो अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं माइनस में होती हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल्पनिक। क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। क्या आप देखो, मैं अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे मैंने लिख लिया, मतलब पूर्ण वर्ग नंबर है -16, तो आप मुझे क्या बता सकते हो? इस -16 का आंसर क्या होगा?
अब आप कह दोगे सर माइनस के 16 का आंसर तो -4 हो जाएगा, अंडर रूट -16 का। पर अगर -4 का स्क्वायर करेंगे जब तो 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। यहाँ कितना है? -16। भाई नंबर अगर इसका अंडर रूट ये है तो इसका स्क्वायर यही होना चाहिए, तभी तो सही होगा। भाई इसका अंडर रूट तो -4 कह दोगे तो इसका स्क्वायर तो भाई -4 इंटू -4 प्लस के 16 हो जाएगा। अगर तुम प्लस के 4 कहोगे तो भी उसका आंसर कितना होता है? प्लस के 16। तो किसी भी माइनस में जो नंबर होता है ना, कोई भी माइनस में अगर नंबर है अंडर रूट में तो उसका हल नहीं होता, वो एक काल्पनिक नंबर है। कैसा है? काल्पनिक नंबर। इसीलिए जैसे ही ये b² -4ac का मान माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक हो जाता है। आई बात समझ में इसके पीछे का कारण? तो जितनी भी माइनस में अंडर रूट में संख्याएं आती हैं वो सब काल्पनिक होती हैं। ठीक है, तो अब करते हैं हम उदाहरण और आपको समझाते हैं कैसे हम इस द्विघातीय सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखो उदाहरण अब है अपने पास 10। प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर दूसरे के पहले को द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए। अब इसने क्या कहा गया है कि जो अपनी 4.1 प्रश्नावली में दूसरे का पहला सवाल है ना, उसको द्विघातीय सूत्र से हल करना है। वहाँ तो हमने क्या किया था, केवल उसमें 4.1 में एक स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया था, लेकिन अब हमें उस गणितीय जो रूप में व्यक्त किया था ना, उसको द्विघातीय समीकरण से हल करके उसके मूल निकालने हैं। ठीक है, तो पहुँचो 4.1 के दूसरे के पहले सवाल पे। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा था कि एक जो है भूखंड की चौड़ाई जो है, एक भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है? 2 गुना से 1 अधिक है, और उनका क्षेत्रफल जो है वो दे रखा है 528। तो उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो हमने इसको द्विघातीय समीकरण में बना लिया था ना। इसको हमने माना था x, और ये क्या हो जाएगा? इससे 2 गुना और 1 अधिक, और इन दोनों का गुना आ रहा था 528। तो इसको हमने द्विघातीय समीकरण के रूप में बना लिया था। देखना अपनी 4.1 प्रश्नावली के दूसरे के पहला सवाल। ठीक है ना। उदाहरण 10। तो ये अपने पास समीकरण कैसे बनेगा? उन दोनों का गुना करेंगे तो 2x² प्लस x बराबर 528। भाई इन दोनों का गुना इसके बराबर है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये गुना कर लिया 528। अब हमें इसे द्विघात समीकरण बनाना है, तो मैं इसे इधर लिख लेता हूँ, -528 बराबर 0। ठीक है, द्विघातीय सूत्र लगाना है तो उसके लिए ABC का मान, A का मान कितना है? 2, क्योंकि x² का गुणांक कितना है? 2। x का गुणांक यहाँ 1 है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? 1। और C का मान है, देखो चिन्ह को साथ में लेना है हमेशा, तो यहाँ है -528। कितना है? -528 है C का मान। ठीक है, हमेशा चिन्ह को साथ लेना है। ये दोनों धनात्मक थे तो धनात्मक, ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। अब सूत्र लिखो। सूत्र हर बार लिखना है ताकि याद हो जाए। +- √b² - 4ac बटे में 2a। सबके मान रख दो यहाँ से। b का मान है 1 तो -1, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस में 4 गुना a का मान है 2 और c का मान है -528 बटे में 2 गुना 2। ठीक है, -1 प्लस -1। देखो ये तो हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के, और ये है माइनस का 528
गुना करो, दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस यहाँ तो आ जाएगा पहले प्लस। अब इनका गुना कर लो, 8 8 64, हासिल लगी 6, 8 दूनी 16 और 6 22, हासिल लगी 2, 8 45 और 2 42, ठीक है। प्लस का आ गया 4224 बटे में 2 दूनी 4, उधर मिटा देता हूँ, इधर हल करते हैं। x बराबर, ये तो चल रहा है माइनस का 1 प्लस माइनस, देखो 442 मतलब 4002, ये 24 है, ये कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 4225 बटे में आ जाएगा 4, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसके क्या करना है, अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालना आता है, देखो अगर आपसे उस विधि से अंडर रूट नहीं निकले ना, तो आप गुणनखंड करके भी अंडर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे इसमें जिसका भी भाग जाए, 3 का जाए तो 3 का दो, 5 का जाए तो 5 का दो, फिर 2 2 के जोड़े बनाओ और उनको अंडर रूट से बाहर निकालते चलो, ठीक है। वैसे मैं आपको सीधा देखो अंडर रूट कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ। 4225 है, ठीक है। हमेशा पीछे से जोड़े बनते हैं, 2 2 के जोड़े बनते हैं हमेशा, 2 और 2, ठीक है। और अब यहाँ हमें 4 में भाग नहीं देना, 42 में भाग देना है, और ऐसे नंबर का ही भाग देना है जिसका क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ही आना चाहिए, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखो 5 से देंगे 25, 6 से देंगे 36, 7 से देंगे तो 49, तो 49 तो 42 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए 6 का भाग देंगे कितनी बार, 6 बार, ठीक है। यहाँ दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ आ जाएगा 36, बचेगा कितना, 4 और 2 6। अब ये दोनों संख्या एक साथ उतारनी है, जोड़ा बना हुआ है ना, एक एक नहीं उतारनी, 2 और 5 दोनों को उतारना, ठीक है। अब ये जो संख्या है इसको इसमें जोड़ देना है, 6 + 6 कितना आएगा, 12 आएगा। अब एक बॉक्स तो बनाओ इधर और एक बॉक्स बनाओ इधर, यहाँ दोनों जगह एक ही नंबर आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए, एक ही रखना है। यहाँ 4 रखो तो यहाँ भी 4 रखना है, यहाँ 5 रखो तो यहाँ भी 5 रखना। अब तो मुझे देखो एक क्लियरली दिख रहा है कि 125 × 5 625 होता है, यहाँ भी 5 रखा और यहाँ भी 5 रखा, 125 × 5 625 ही होता है। 5 25 का, 5 का, 5 दूनी 10 और 2 12 और 5 कम 5 और 1 6, तो कितनी बार गया, 5 बार। यहाँ आ गया 625, कितना आया 625, तो 625 पूरा पूरा चला गया। अपना आंसर जो है वो ये है 65। तो किसका, 4225 का अंडर रूट कितना होता है, 65। करके देख लो, अगर दिक्कत आए तो आंसर और चेक कर लिया करो। 5 25 का, 5 का हासिल लगी 2, 5 6 की 30 और 2 32, 6 पंजे 30 हासिल लगी 3, 6 9 36 और 3 36 37 38 39, ये हो गया 5 2, ये हो जाएगा 9 और 12 2 और 4225 आ गया, 4225 सही है अपना, ठीक है। तो अंडर रूट आ चुका है x बराबर -1 प्लस माइनस 65 बटे में 4, 65 बटे में 4। अब एक बार तो इसके साथ प्लस लो और एक बार लो माइनस, ठीक है। -1 प्लस का ले रहा हूं पहले मैं, 65 बटे में 4, इधर मैं लेता हूं माइनस के, -1 और -65 बटे 4। ये प्लस माइनस है ना, एक बार तो प्लस का और एक बार माइनस का। 65 में से 1 गया तो 64 बटे में 4, यहाँ ये जुड़ जाएंगे माइनस के 66 बटे में 4। x बराबर 4 एकम 4 और 2 6, कितना आ गया 16। यहाँ नंबर आएगा माइनस में 2 से कट जाएगा 33 बटे में 2।
लेकिन हमें इस माइनस के से कोई मतलब नहीं है, हमें तो लंबाई चौड़ाई निकालनी है, तो लंबाई चौड़ाई इससे निकलेंगी। तो x जो है, x हमने क्या माना था उसमें, x हमने मानी थी उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर तो आ गई 16, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, कितना था 2x स्क्वायर प्लस में 1 था ना, 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 1 33। चौड़ाई बराबर 16 और लंबाई बराबर 33। ऐसा मत करना कि चौड़ाई बराबर 16 और लंबाई बराबर -33/2 ना, माइनस में लंबाई चौड़ाई नहीं होती, केवल धनात्मक मान लेंगे। क्या लेंगे, धनात्मक मान। धनात्मक यानी x का मान ये आ गया। अब x का मान जो हमने पहले x और 2x प्लस 1 माने थे ना, वहाँ x में 16 रख देंगे, तो 16 गुना 2 32 और 1 जुड़ जाएगा 33। इन दोनों का गुना करके देखना, 528 अपने पास आ जाएगा। तो ये क्या हो चुका है, अपने पास उदाहरण नंबर 10वां हल हो चुका है। ठीक है, आई ना समझ में। केवल ये सूत्र याद रखना है, ए बी सी के मान अच्छे से रखने हैं। फिर दिक्कत आती है यहाँ अंडर रूट अच्छे से निकालना। ठीक है, अंडर रूट अगर परफेक्ट निकलेंगे मोस्टली, तो कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ नहीं निकलेगा, जहाँ नहीं निकलेगा वहाँ कोई बात नहीं है, ऐसे कैसे हल कर लेंगे उसको। प्लस माइनस दोनों चिन्ह चल रहे हैं। एक बार तो जब हम इस एक के साथ प्लस का लेंगे और एक बार इस एक के साथ माइनस का लेंगे। ये एक माइनस का है तो माइनस का ही आएगा दोनों तरफ। यहाँ बस प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। उदाहरण 11 देखो, उदाहरण 11 क्या कह रहा है। ये कह रहा है, दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 2 से 90 हो। दो ऐसी विषम क्रमागत संख्या जिनके वर्गों का योग 290 हो। जाना पहचाना सा लग रहा है ना, पहले मिल चुके हैं हम ऐसे सवाल से, थोड़ा सा अलग है लेकिन ये। उसमें क्या थी, केवल दो क्रमागत संख्याएं थी। क्या थी, क्रमागत संख्याएं, जिसमें पहली क्रमागत संख्या हमने x मान ली थी, तो दूसरी क्या मान ली थी, x प्लस 1। लेकिन अब क्या है, विषम क्रमागत संख्या है, थोड़ा सा चेंज है। विषम क्रमागत का मतलब समझो, विषम क्रमागत संख्या अगर पहली x है तो दूसरी x प्लस 1 नहीं होगी, क्योंकि अगर x का मान 1 है तो x प्लस 1 बराबर कितना होगा, 2, और 2 क्या है, सम संख्या है। अगर x बराबर 3 है तो 3 प्लस 1 बराबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो विषम हो चाहे सम हो, उनमें एक छोड़ के एक यानी 2 का अंतर होता है। देखो, अगर x बराबर 1 है तो अगली विषम संख्या कौन सी होगी, 3, फिर होगी 5, फिर होगी 7, फिर होगी 9। तो कितने का अंतर है इनमें, 2 का अंतर है। कितने का है, 2। तो अगर पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2 होगी, क्योंकि विषम संख्या हमेशा एक छोड़ के एक आती है। पहले तो अपन ने क्वेश्चन किया था वो क्रमागत संख्याएं थी, तो x और x प्लस 1 क्रमागत संख्याएं, पर सम क्रमागत संख्या आए या विषम क्रमागत संख्या आए, पहली x मानेंगे तो दूसरी हमें x प्लस 2 माननी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखता हूं मैं, देखो माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, तो दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 2। ठीक है,
अब उसने कहा है कि इनके वर्गों का योग है, वर्गों का योग किसके बराबर है 290। तो इनका वर्ग कर दो, एक्स स्क्वायर का वर्ग कर दिया और एक्स प्लस 2 का वर्ग कर दिया, इनका योग हो रहा है तो प्लस का निशान लगा देंगे। अगर गुना की कहता तो गुना का निशान लगा देता, उसने योग कहा है, योग किसके बराबर है 290। हल कर लो, इनका स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर यहाँ जब खोलेंगे सूत्र लगेगा ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर बराबर यहाँ है 290। एक्स और एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर 4x, इसको मैं इधर लूँगा तो माइनस में आएगा। यहाँ पहले से ही प्लस का 4 है और माइनस का 290 है तो माइनस के 286 बच जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। सब में 2 से भाग जा रहा है, सरल रूप में लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 4 3 बराबर 0। ए का मान बताओ क्या है 1 है, बी का मान बताओ कितना है 2 है, सी का मान माइनस है तो माइनस के 143 ही लिखेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में 2a। हर बार लिखना है ताकि याद हो जाए। ए बी सी के मान पता है, सब में ए बी सी के मान रख दो। चलो रखते हैं x बराबर माइनस बी, बी का मान है 2 तो माइनस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4ac, ए का मान 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सी का मान है माइनस में 143 गुना माइनस में 143 बटे में 2a, ए का मान 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 2 ही लिख दो। इसको हल करो, ये तो है -2 प्लस माइनस यहाँ बच रहा है 4। देखो ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस आने वाला है, सीधी सी बात है। गुना कर लो, 4 3 12 का 2 का हाथ से लगी 1 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, कितना है 572 बटे में 2। 4 और 572 कितना हो गया 576, कितना हो गया बटे में 2। अब 576 का अंडर रूट याद हो तो अच्छी बात है, वैसे याद कर लिया करो, 25 तक तो कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है। याद है 25 का कितना होता है 25 का होता है 625 और यहाँ है अपने पास 576, तो ये 25 से कम ही है। वैसे तो मुझे तो याद है ये 24 है, इसका कितना है 24, लेकिन अगर याद ना हो तो निकालना कैसे है ध्यान दो। 576 लिखा, जोड़े बनाते हैं, पीछे से 2 के जोड़े बनते हैं, एक तो बनेगा 2 का, यहाँ अकेला 5 है तो 5 को रहने दो, चाहो तो आगे 0 लगा दो या अकेला 5 रहने दो। अब इसमें भाग कितने का जाएगा 5 का में ऐसे मत दे देना 5 में 5 का पूरा भाग दे दो, नहीं, हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए। इसके नीचे क्या आनी चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या आनी चाहिए। तो 5 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है केवल 4 है, तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 2 बार, तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ तो बचा 1, अब इन दोनों को एक साथ उतारेंगे, जोड़े में है ना, तो एक साथ उतार लिया 176। यहाँ है 2 तो इस 2 को इस 2 में जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ एक बॉक्स बनाओ और यहाँ एक बॉक्स बनाओ, ठीक है। जो नंबर यहाँ रखो वही नंबर यहाँ रखना। तो देखो मुझे पता है 24 है तो मैं 4 यहाँ रखता हूँ और 4 ही रख देता हूँ यहाँ। गुना करके देखो 4 चौके 16, हाँ से लगी 1, 4 चौक 16 और 1 17, तो कितनी बार गया 4 बार, तो आ गया 176। तो कितना आ गया अंडर रूट 24 आ गया 576 का। x बराबर -2 प्लस माइनस 24 बटे में 2। एक बार धनात्मक मान लो, एक बार ऋणात्मक मान लो।
माइनस का 2 तो माइनस का 2 ही चलेगा, ये आएगा प्लस का 24 और बटे में 2। 24 में से 2 गए तो 22 और 22 में 2 का भाग गया तो 11, तो x बराबर तो आ गया 11। जब x 11 है तो अगली कौन सी संख्या होगी? 13 होगी, 13 ही होगी ना भाई। एक तो 11 आ गई तो एक 11 से अगली 13 हो जाएगी। माइनस लेके निकालो, माइनस 24 बटे में 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 26 बटे में 2 माइनस के 13। ठीक है, माइनस के 13 आइए, लेकिन हमें कैसी लेनी है? धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो ऋणात्मक से मतलब नहीं है हमें, धनात्मक x का मान 11 है तो x प्लस 2 बराबर 13 हो जाएगा। तो एक 11 है और दूसरा कितना हो जाएगा? 13। देखो दोनों का वर्गों का योग करके देखो 290 के बराबर आएगा। करके देखो, देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 और 13 का होता है 169। जोड़ेंगे तो 10 जीरो हासिल लगी, 1 7 और 2 9 और 290। सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो ना कि आंसर सही है या नहीं है। हमसे क्या कहा गया था? ऐसी दो क्रमागत विषम संख्याएं जिनके वर्गों का योग 2 से 90 हो। तो हमने निकाल ली 11 और 13, तो चेक तो कर लें। 11 का स्क्वायर 121, 13 का 169, दोनों का योग करा तो 290 आ गया, आंसर सही है। तो ये हो चुका है अपना उदाहरण नंबर 11। अभी भी इसमें काफ़ी उदाहरण अपने पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगर सारे उदाहरण मैं कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ छोटे छोटे से सवाल भी हैं ना, जिनमें केवल मैंने आपको बताया था ना क्या निकालनी है, मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो उनको ट्राई करना, हल करने की कोशिश करना और मुझे बताना कि आपने कौन कौन से कर लिए हैं। इनको भी दोबारा एक बार बिना देखे करने की कोशिश करना और मुझे बताया करो, ठीक है, कमेंट्स करके कि आपने जो आगे है वो कौन कौन से सवाल कर लिए हैं। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।